क्या हुआ? चलो, तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हुआ था बेटा? एरोमेटिक के एग्जाम्पल्स हुए थे और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो शीट दिया जाता है, उसको ऑनेस्टी के साथ सॉल्व किया करो, है ना। आप लोग का अभी बिहेवियर मुझे अच्छा नजर आ नहीं रहा है। सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो यहाँ पे और घर पे जाके सो रहे हो। जो आपको होमवर्क मिल रहा वो आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। जो आपको शीट वगैरह मिलती है वो भी आप सॉल्व नहीं करते। जो आपको ऑनलाइन टीचर लोग भेज देते वो भी आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे। और आप ये क्लेम कर रहे हो कि फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सिलेक्शन। आपको हर पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे अच्छे लेवल पे, तभी जाके बनेगी। टीचर लोग यहाँ पे बेवकूफ नहीं है जो इतना हार्डवर्क करवा रहे। एनसीईआरटी में देखो एरोमेटिक के 4 एग्जाम्पल पे खत्म कर दिए उन लोगों ने, लेकिन आगे के क्वेश्चंस आते हैं तो वो कौन करवाएगा, है ना। और तुम एब्सेंट बहुत रहते हो बेटा? नहीं, बिल्कुल रहते हो, है ना। आप एब्सेंट बहुत रहते हो। हाँ, अब अगर तबीयत तुम्हारी अगर एब्सेंटी दिखी तो तुम्हारी सही में तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे फिर, है ना। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो एरोमेटिक के एग्जांपल्स बाकी है हमारे, राइट। चलो, हाँ, तो एरोमेटिक क्या है भाई? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कल रूल, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एंड दूसरा प्लेनर कॉन्जुगेटेड साइक्लिक होना चाहिए और sp3 मेंबर्ड नहीं होना चाहिए। ये सारी अगर कंडीशन फुलफिल है तो कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो हेट्रो एरोमेटिक होते हैं, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, हेट्रो एरोमेटिक compounds, heteroaromatic compounds, heteroaromatic compounds, heteroaromatic compounds। जरा देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो एक मेरे पास है फ्यूरन, इसका नाम क्या है? फ्यूरन। और इसका नाम है पायरॉल। क्या नाम है इसका? पायरॉल, ठीक है। इसका नाम है थायोफिन। क्या नाम है? थायोफिन। इसका नाम क्या बताया मैंने? फ्यूरन। इसका मैंने बताया फ्यूरन। इसका नाम क्या बताया? बोलो। पायरॉल। इसका नाम क्या बताया? थायोफिन। क्या बताया? थायोफिन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
इसका नाम क्या है? पिरिडीन। क्या नाम है? पिरिडीन। अब जरा देखो, पिरिडीन हो या थायोल हो या पायरोल हो, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स है। और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें हेट्रो एटम है, अदर देन कार्बन एटम इज नोन एज हेट्रो एटम। याद है ना? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, और सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना? ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास क्या है? यहाँ पे सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के पास भी है लोन पेयर, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। याद रखना, ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो दो टाइप के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? लोकलाइज्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड? जरा देखो, डीलोकलाइज्ड क्या होता? डीलोकलाइज्ड मतलब जो रेजोनेंस में भाग लेते हैं। जैसे कि मान के चलो, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 में से एक लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है क्या नहीं? देखो, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, मतलब एक लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा और दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले रहा। तो ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में भाग ले उसे हम लोग कहते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और ऐसे लोन पेयर जो रेजोनेंस में भाग ना ले उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे एरोमेटिक कंपाउंड के जो हम लोग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करेंगे, है ना? और लोकलाइज को काउंट नहीं करेंगे। तो जरा मुझे बताओ, यहाँ पे हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6। इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज वो हिस्सा नहीं ले रहा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड, है क्या नहीं? एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लोकलाइज्ड। तो जरा बताओ, डीलोकलाइज को काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। 6 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है? एरोमेटिक है, और सारे मेंबर क्या है? sp2 है। अगर थायोफीन की बात करें, थायोफीन में भी देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर क्या है? बोलो, 1 लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है ना? एंड 1 लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। डीलोकलाइज को काउंट कर लेंगे तो कितना? 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी आ गए, मतलब ये भी क्या है? एरोमेटिक। जरा पायरोल की बात करो, तो पायरोल में तो नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, और वो एक ही लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज में भाग। तो लोन पेयर क्या है यहाँ पे? लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। क्या है? डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब एरोमेटिक के कैलकुलेशन में काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके पास भी है। इसका मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। नाउ कम टू द पिरिडीन। पिरिडीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे है, लेकिन रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहे क्या? तो इसका जो लोन पेयर है वो क्या है? लोकलाइज्ड है। क्या है ये? लोकलाइज्ड है। ये जो लोन पेयर है ये क्या है? लोकलाइज्ड। ये लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड। ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, है क्या नहीं? तो ये भाई लोकलाइज्ड है, ये भी जो लोन पेयर है ये भी क्या है? लोकलाइज्ड है, और ये क्या है? डीलोकलाइज्ड। ये भी क्या है? डीलोकलाइज्ड। समझ रहे हो? समझाने के लिए ऐसे एरो दिया, बाद में कट कर लेंगे। तो बताओ, यहां का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है तो क्या कैलकुलेशन में आएगा? नहीं आएगा। तो 2 2 4 2 6, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये भी क्या है? एरोमेटिक। समझ में आ गई बात? सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड जो कि एग्जाम में पूछता है। समझ में आ गया? तो ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड है उसको काउंट करेंगे, और ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड कहते हैं, और उसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? चलो लिखो।
चलो नोट करो। अदर हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में साथ में लिखता हूं, आप लोग थोड़े मुझे बताना कौन सा चलो बताओ। बताओ बेटा। बोलिए, बोलो। ये लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड। और हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 और ये 2 6 और ये कार्बोकेटायन है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब sp2 है ना। तो मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये भी क्या है? एरोमेटिक। देखो कितना आसान है पहचानना। चलो जरा ये बताओ, इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये मेंबर क्या है? sp3 है, इसलिए क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। अंडरस्टूड? बहुत आसान है। जरा ये बताओ, डीलोकलाइजेशन में शामिल है तो 2 2 4 2 6 और ये कार्बन पॉजिटिव है तो sp2 है, तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाए। जरा ये बताओ, ये भी डीलोकलाइजेशन में शामिल है, लेकिन 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये कार्बन कौन सा है? sp3 है, इसीलिए नॉन एरोमेटिक। एंटी कैसे होगा? नॉन एरोमेटिक। अंडरस्टूड? इस तरीके से सॉल्व करना है। जरा बताओ, ये क्या होगा? बोलो, डीलोकलाइजेशन में शामिल है
तो 2 2 4 2 6 और ये पॉजिटिव है तो sp2 है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, क्या हो जाएगा एरोमेटिक। नाउ ये भी डिलोकलाइजेशन में शामिल है और सारे मेंबर क्या है sp2 है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स काय में आता है एरोमेटिक में आता है। तब मुझे बताओ कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। चलो लिखो, इसके बाद कुछ 2-4 एग्जांपल लूंगा फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एरोमेटिक के। हो गया। पता नहीं हमारे पर को क्या हो गया है। हाँ हो गया। एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, जरा देखो क्या होता। देखो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आइसोलेटेड और एक होते हैं फ्यूज्ड। ठीक है, दो टाइप के सिस्टम होते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। कौन कौन से? एक होता है फ्यूज्ड, एक होता है आइसोलेटेड। देखो फ्यूज सिस्टम में क्या होगा कि दो रिंग एक साथ कनेक्ट होगी। जैसे कि मान लो ये नैप्थलीन है ना, तो नैप्थलीन क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और एक ये सिस्टम होता है जिसमें दो रिंग आइसोलेटेड फॉर्म में होती, मतलब दो रिंग सेपरेट होगी, एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। देखो दोनों रिंग अलग अलग है। अगर देखा जाए तो दो बेंजीन रिंग वहां भी है, दो बेंजीन रिंग यहां भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक सेपरेटेड है, आइसोलेटेड है, और एक फ्यूज्ड है ना, एक फ्यूज्ड है। तो याद रखना फ्यूज्ड में टोटल सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे, है ना, और आइसोलेटेड में इंडिविजुअल सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स,
2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एरोमेटिक होता है, पता है ना एरोमेटिक। और यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे इंडिविजुअल 2 2 4 2 6 इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 2 4 2 6 इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा और फ्यूज्ड में टोटल सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन और आइसोलेटेड में इंडिविजुअल का। समझ गए मेरी बात? पक्का? जैसे कि मान के चलो अगर मैं और 3 रिंग यहां पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल सिस्टम के काउंट कर लिए क्योंकि फ्यूज था और क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर देखा जाए तो 6 6 12 6 18, वैसा नहीं, 6 एरोमेटिक फिर 6 फिर वो एरोमेटिक फिर 6 फिर वो एरोमेटिक। समझ गए? फ्यूज सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और आइसोलेटेड सिस्टम में इंडिविजुअल सिस्टम के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। चलो लिखो। है ना? तो लिख लेना यहां पे, होल सिस्टम इज कंसीडर्ड फॉर एरोमेटिसिटी। एकदम शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं। और यहां पे क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल सिस्टम इज कंसीडर्ड फॉर एरोमेटिसिटी। समझ गए? ठीक है? कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे जो यूजफुल होता है। हो गया शुरू? चलो देख लेंगे, नया ला लेंगे। चले आगे। इतना टाइम लगता क्या यार? जल्दी करो। देखिए कुछ थोड़े अलग एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना, ये स्पेशली फॉर जेई स्टूडेंट। ठीक है? ये डबल बॉन्ड है। देखो मान लो अगर आपके पास कोई ऐसे सिस्टम आ गए, जैसे कि एक और मैं सिस्टम ले लेता हूं। ठीक है? अब यहां पे आइसोलेटेड का लॉजिक ही लगाना क्योंकि फ्यूज्ड नहीं है, क्या है? आइसोलेटेड है। ठीक है? लेकिन आइसोलेटेड के बीच में देखना, ये जो पहले सिंगल बॉन्ड था तो यहां पे कोई मसला नहीं था, लेकिन अभी क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इमेजिनरी सोचना है।
ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी सोचना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो अगर ये डबल बॉन्ड ऊपर टूटे, ध्यान देना, अगर ये डबल बॉन्ड ऊपर टूटे तो ऊपर चार्ज कौन सी आएंगी, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सी आएंगी, जरा गिनो, 2 और 2 4। अरे जब वो आइसोलेटेड हो रही है तो इंडिविजुअल काउंट करना है ना, या कंबाइन काउंट करना है? क्या बोल रहे हो आप लोग, बोलो मुझे एक बात बताओ। अगर ये मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटे तो नेगेटिव इस कार्बन पे आ जाएगी और पॉजिटिव इस कार्बन पे। इमेजिन कर लिए, अब इमेजिनेशन में काउंट करो, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 और ये नेगेटिव 4 और ये 4, मतलब 4 4 क्या होता है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है ना। अब थोड़ा वेट करना, अब इस बॉन्ड को नीचे तोड़ो, नीचे तोड़े तो अब मुझे बताओ नीचे कौन सी चार्ज आएंगी, माइनस, ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूल ऊपर टूटना पसंद करेगा बॉन्ड या नीचे? इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। समझ गए कैसे करना? अब ये इस पे आओ, बताओ, तोड़ो उसको ऊपर, तोड़े, क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, गिनो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तोड़ो इसके नीचे, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एंटी हो रहा है। इसका मतलब बताओ अब ऊपर टूटेगा या नीचे? अगर नीचे टूटेगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक जा रहा है और ऊपर टूटेगा तो एरोमेटिक जा रहा है। तो बताओ ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, मतलब मॉलिक्यूल तो ऊपर टूटना पसंद, मैंने आपको पहले ही बोला कि मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ जाना पसंद करेगा, एंटी एरोमेटिक में जाना पसंद नहीं करेगा। तो बताओ ये दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक। अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट एग्जांपल इसी का, फिर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। थोड़ा ध्यान से देखना ये एग्जांपल को, देखो मान लो आपके पास कोई इस तरीके का एग्जांपल लेंगे एक, ठीक है, समझ में आ गया एग्जांपल? तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, बताओ, बोलो ना, थोड़ा बॉन्ड तोड़ के कोशिश करेंगे, चेक करेंगे क्या हो रहा करके, है ना। तो मान लो आपने बॉन्ड को ऊपर तोड़ा तो नेगेटिव यहां आ गई और पॉजिटिव इस कार्बन पे आ गई। तो अभी 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नीचे हो रहा है, मतलब ऊपर का एंटी एरोमेटिक, नीचे का एरोमेटिक, ठीक है। अब नीचे तोड़ने की कोशिश करो, नीचे तोड़ो, नीचे तोड़ लिए तो अब यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नीचे का एंटी हो गया, ऊपर का एरोमेटिक हो गया। ऐसे केस में मॉलिक्यूल कहीं भी टूटेगा नहीं, वो नॉन एरोमेटिक में रहना पसंद करेगा। समझ गए? स्टेबल, क्योंकि एक को वो स्टेबल करके दूसरे को अनस्टेबल नहीं कर सकता ना, एक को अनस्टेबल करके दूसरे को स्टेबल कैसे करेगा, समझ रहे? तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं, वो बोलेगा भाई मैं नॉन एरोमेटिक में रहना पसंद करूंगा, लेकिन ये तमाशे करना पसंद नहीं करूंगा कि एक को एरोमेटिक और दूसरे को एंटी एरोमेटिक। समझ गए? तो ये केस में क्या हो रहा, ऊपर तोड़ा तो 2 4 हो रहा, सॉरी ऊपर तोड़े तो 4, नीचे 4 नहीं टूटेगा। नीचे तोड़ के देखो 6 2 एरोमेटिक चला जाएगा, टूटेगा। यहां देखो ऊपर गया तो नेगेटिव 6, नीचे पॉजिटिव, तो ये 6 और 6 एरोमेटिक है। 12 नहीं बोलना था क्योंकि वो इंडिविजुअल कंसीडर करना है। हाँ चलो, अब अगर नीचे टूटा तो 8, ऊपर 2 एंटी, तो वो भैया एंटी में तो जाएगा नहीं, तो वो ऊपर बॉन्ड तोड़ेगा और एरोमेटिक में चला जाएगा। और मान लो अगर ये एग्जांपल आ जाए जिसमें एक अगर ऊपर टूटने पे एक एंटी और एक एरोमेटिक हो रहा है, या नीचे तोड़ने पे भी एक एंटी एरोमेटिक और एक एरोमेटिक हो रहा है, तो ऐसे केस में वो कहीं भी टूटेगा नहीं, वो किसी को खुश नहीं करेगा, किसी को नाराज नहीं करेगा, वो खुद नॉन एरोमेटिक में रहना पसंद करेगा। समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो।
मैं आपको आज एक शीट भेजूंगा प्योरली एरोमेटिक के लिए, जिसमें मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दूंगा और आप लोगों को वो मॉलिक्यूल में ए, डबल ए या Na ये तीनों से उसको डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है ना। अभी ये एरो भी खुद देख देख के मत लिखो, मॉलिक्यूल देख के बनाओ और एरो खुद अपने मर्जी से लगाओ। एक एक्सेप्शन केस पढ़ाने वाला हो एंटी एरोमेटिक का, ध्यान से पढ़ लेना, फिर हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स खत्म हुआ। हो गया? इसके बाद मैं जो आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा और उसके बाद तकरीबन आपको 2 पेज में जो मैं आपको शीट भेजूंगा वो एग्जाम्पल एज इट इज अपने नोट्स में लिखना कि एरोमेटिक के एग्जाम्पल उसी में पूरे आ गए और आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। पूरे लॉजिक लगा के करना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसके बाहर ना जेई के एडवांस के ऊपर भी पूछेगा नहीं, यही है, सारे कॉन्सेप्ट यहीं लग चुके हैं, ठीक है। नाउ अगर आप कल के लेक्चर की बात करें तो कल हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा था, देखो देखो आपने कहा था 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी में अपन ने इसको ढकेल दिए थे, है ना, याद है एग्जाम्पल ये आप लोगों के साथ। देखो आपके टेक्स्ट बुक में, आपके मॉड्यूल्स में भी इसको एंटी एरोमेटिक ही लिखा गया है? जेई का मॉड्यूल्स देखो, हाँ, आप जो नोट्स लिखाया था मैंने कल उसमें भी एंटी है, और जो आपको जेई को जो इम्पल्स का आपको मॉड्यूल्स मिला है उसमें भी एंटी ही है। जरा चेक करो, चेक कर लो। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या है एंटी मॉड्यूल्स में, क्या है बताओ, यही खड़े रहो। बैठिए, ये आपके जेई की मॉड्यूल्स है, पेज नंबर 12.32, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना हमेशा, सुनो जरा ध्यान से। हमारा एरोमेटिक की जो कंडीशन थी, सबसे पहला कंडीशन भी ये था प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अपनी प्लेनरिटी को मेंटेन नहीं करते। टू अवॉइड द एंटी एरोमेटिसिटी वो अपना शेप चेंज कर लेते। उसमें से ये एक एग्जांपल है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। क्या नाम है इसका? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ये चले जाते हैं बोट स्ट्रक्चर में। कौन से स्ट्रक्चर में चले जाते हैं? बोट स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। तो बोलो क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बोट स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? बोट स्ट्रक्चर। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है?
क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है? नहीं है। और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी कंडीशन में क्या था? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। लेकिन ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोट स्ट्रक्चर। तो सर्टेन मॉलिक्यूल्स है ना क्या करते हैं? बोले टू अवॉइड द एंटी एरोमेटिसिटी इट चेंजेस देयर स्ट्रक्चर। ये पहले प्लेनर स्ट्रक्चर था, वो प्लेनर स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक में आता था, लेकिन अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और कौन से फॉर्म में चला गया? बोट स्ट्रक्चर में। और इसीलिए ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो जो कल हमने लेक्चर में लिखा था उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है? और ये रीजन भी लिख लेना। चलो वहां पे भी लिख लो और ये एग्जाम्पल भी लिख लो। तो ये आपका मॉड्यूल्स में भी क्या लिखा हुआ है? नॉन एरोमेटिक। क्या लिखा है? नॉन एरोमेटिक, ठीक है? तो याद रखना ये एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो क्या है? नॉन एरोमेटिक। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो ये रीजन लिख लो। और हमारा यहां पे हाँ ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? बोट है, मतलब शेप चेंज कर लिया ना, बोट स्ट्रक्चर क्या आ गया? 3D। ऐसे कैसे? तो ये तुमको पढ़ा किस लिए रहा है? हाँ हाँ यही है, हाँ जितना मैंने बताया उतना ही है, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे GOC पार्ट 2 खत्म हुआ। अब इसमें आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट आते हैं, वो हम लोग अलग केस में देखेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये पूरा एक चैप्टर आप कंसीडर करके चलेंगे। हमें पॉसिबल लेक्चर 7 लगेंगे, है ना? 7 लेक्चर इसको खत्म करने के लगेंगे अगर आप लोग का कॉपरेशन रहा तो, है ना? ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पूरे वापस से रिवाइज करके आने हैं। इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, है ना? नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता, सारा GOC जितना मैंने पढ़ाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, साइज रूल, है ना? सब अच्छे से पढ़ के आओ, तभी मंडे को हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे। तो आपका जबरदस्त अच्छे लेवल पे जल्दी जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज अटकते रहोगे। अगर इफेक्ट्स आपके कमजोर है, वो मेसोमेरिक इफेक्ट्स याद है ना हम लोगों ने कैसे लगाना सिखाया था? +m इज ग्रेटर देन -i, -m -i, उसको अच्छे से पढ़ के आना। कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप देख लेना। लेकिन वो इफेक्ट्स मुझे बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।